हर म्यूजियम में हजारों पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं। उनमें से ज्यादातर को देखकर एक्सपर्ट्स तुरंत बता देते हैं कि वो किसी काम के लिए बनाए गए थे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स ने पहले ये नहीं पूछा कि ये क्या करता था। उन्होंने पूछा, ये इस जमाने में बना कैसे। और शायद ये दोनों सवालों में ही पूरी मिस्ट्री छुपी है, क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट की डेटिंग सही है तो हिस्ट्री की टाइमलाइन में कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। और इसी मिसिंग चैप्टर की शुरुआत होती है 1901 में मेडिटेरेनियन सी के अंदर मिले एक शिपरेक से। ऑब्जेक्ट 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, द 2000 ईयर ओल्ड कंप्यूटर। जब रिसर्चर्स ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहली बार झांक कर देखा तो उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके अंदर छोटे छोटे ब्रॉन्ज गियर्स लगे हुए थे, एक दो नहीं बल्कि पूरा मैकेनिज्म। प्रॉब्लम गियर्स की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये गियर्स उस जमाने में होने ही नहीं चाहिए थे जिस जमाने की ये मशीन थी। और इसी एक कॉन्ट्राडिक्शन ने हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज में से एक को जन्म दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1901। ग्रीस के एंटीकाइथेरा आइलैंड के पास कुछ स्पॉन्ज डाइवर्स को समंदर की तह में एक पुराना शिपरेक मिला। वहां से स्टैच्यूज, सिक्के और कई कीमती आर्टिफैक्ट्स निकाले गए, लेकिन उन्हीं के बीच एक जंग लगा हुआ ब्रॉन्ज का टुकड़ा भी था, जिस पर शुरू में किसी ने खास ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब उसकी सफाई हुई तो उसके अंदर से गियर्स दिखने लगे, और उसी पल एक्सपर्ट्स को समझ में आ गया कि ये कोई आम आर्टिफैक्ट नहीं है। डेटिंग से पता चला कि ये मैकेनिज्म लगभग 100 BCE यानी करीब 2100 साल पुराना है। यहीं से सब कुछ उलझ गया, क्योंकि उस दौर की नॉन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो फिर ये बना कैसे? इसका जवाब ढूंढने में साइंटिस्ट को लगभग 100 साल लग गए। ऑब्जेक्ट इतना करोड़ हो चुका था कि उसे खोलना इम्पॉसिबल था, इसलिए सालों तक ये सिर्फ एक अनसॉल्व्ड पजल बना रहा। फिर मॉडर्न एक्सरे इमेजिंग की मदद से हम वो देख पाए जो इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती थी। मशीन के अंदर 30 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज गियर्स 100% एक्यूरेसी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साथ ही ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी मिले जिन्होंने धीरे धीरे इस पजल के टुकड़े को जोड़ना शुरू किया। और जब रिसर्चर्स ने पूरा मैकेनिज्म रिकंस्ट्रक्ट किया तो उनके सामने हिस्ट्री का शायद सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर था। सिर्फ एक हैंडल घुमाकर ये सूरज और चांद की पोजीशन कैलकुलेट कर सकता था, इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट कर सकता था और एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स को ट्रैक कर सकता था। 2000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ आसमान देखते थे, कोई उसकी मूवमेंट को एक मशीन के अंदर सिमुलेट कर रहा था। आज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत नहीं, बल्कि एंशिएंट ग्रीक इंजीनियरिंग का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। लेकिन मिस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर उस दौर में ऐसी मशीन बन सकती थी तो बाकी मशीन्स कहाँ गई? हो सकता है उन्हें ब्रॉन्ज के लिए पिघला दिया गया हो, या शायद हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर वक्त के साथ हमेशा के लिए खो गया। और अगर ऐसा है तो एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक एंशिएंट मशीन नहीं, ये उस नॉलेज का आखिरी बचा हुआ सबूत हो सकता है जिसे दुनिया भूल चुकी है। ऑब्जेक्ट 2, रोमन डोडेकाहेड्रन, द ऑब्जेक्ट विद नो नोन पर्पस। अगर मैं आपसे कहूं कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जिसकी 100 से भी ज्यादा कॉपीज यूरोप के अलग अलग हिस्सों से मिल चुकी है, लेकिन 1700 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि उसका असली इस्तेमाल क्या था, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन रोमन डोडेकाहेड्रन के साथ बिल्कुल यही हुआ। ये छोटा सा ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट पहली बार 18वीं सेंचुरी में मिला था। तब से लेकर आज तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कई हिस्सों से इसके 130 से भी ज्यादा एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं। हर ऑब्जेक्ट का शेप लगभग एक जैसा था, 12 पेंटागन फेसेस, हर फेस के बीच एक राउंड होल और हर कोने पे छोटे छोटे नॉब्स। पता है सबसे अजीब बात क्या है? हर ऑब्जेक्ट बहुत केयरफुली बनाया गया था, जैसे इसका कोई इंपॉर्टेंट पर्पस जरूर रहा होगा। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने रोमन रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें इस ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं मिला, न किसी किताब में, न किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, न ही किसी इलस्ट्रेशन में। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास है
लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हिस्ट्री से गायब है। और यहीं से शुरू होती है थ्योरीज। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में होता होगा। अलग अलग साइज के होल्स की मदद से डिस्टेंस या एंगल एस्टिमेट किए जा सकते थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि यह किसी रिलीजियस या सेरेमोनियल रिचुअल का हिस्सा था। कुछ लोगों ने इसे कैंडल होल्डर भी बताया, और इंटरनेट पर तो निटिंग टूल से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस तक हर तरह की थ्योरीज मिल जाती हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है, इनमें से किसी भी थ्योरी के सपोर्ट में पक्का एविडेंस नहीं है। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर अग्री करते हैं कि रोमन डोडेकाहेड्रन का असली पर्पस अननोन है, और शायद इसी वजह से ये आर्टिफैक्ट इतना फैसिनेटिंग है। नॉर्मली हिस्ट्री में पहले ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर उसकी कहानी। यहाँ ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन कहानी आज तक मिसिंग है। हो सकता है इसका जवाब कभी किसी नए एक्सकवेशन में मिल जाए, या फिर हो सकता है रोमन डोडेकाहेड्रन हमेशा हिस्ट्री के उन सवालों में शामिल रहे जिनका जवाब शायद हम कभी न ढूंढ पाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट का पर्पस ना जानना ही सबसे बड़ी मिस्ट्री है, तो अगला आर्टिफैक्ट साइंस के लिए और भी बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इस बार मिस्ट्री उसके डिजाइन में नहीं, उसके मटेरियल में छुपी थी। ऑब्जेक्ट 3, द लाइकर्गस कप, एंशिएंट रोमन नैनो टेक्नोलॉजी। सोचिए, आपके हाथ में एक 1600 साल पुराना रोमन ग्लास कप है। नॉर्मल रोशनी में देखो तो वो हरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके पीछे से गुजरती है, वही कप अचानक गहरा लाल हो जाता है। कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, सिर्फ रोशनी का एंगल बदलता है और पूरा रंग बदल जाता है। जब साइंटिस्ट ने पहली बार ये देखा तो उनका पहला सवाल था, एंशिएंट रोमन्स ने ये इफेक्ट बनाया कैसे? ये कप, जिसे आज लाइकर्गस कप के नाम से जाना जाता है, लगभग 4th सेंचुरी सीई का माना जाता है। इस पर ग्रीक मैथोलॉजी का एक सीन बना हुआ है, लेकिन इसकी असली खासियत उसकी कार्विंग नहीं, उसका ग्लास है। कई सालों तक किसी को समझ ही नहीं आया कि इसका रंग इतनी ड्रामेटिक तरीके से क्यों बदलता है। फिर मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस ने इसका राज खोला। रिसर्चर्स ने पाया कि इस ग्लास के अंदर गोल्ड और सिल्वर के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि उनका साइज नैनोमीटर्स में नापना पड़ता है। जब रोशनी कप पर पड़ती है तो ये नैनो पार्टिकल्स उसे अलग अलग तरीके से स्कैटर और एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट में कप हरा दिखता है और ट्रांसमिटेड लाइट में लाल। आज इस फिनोमिनन को डाइक्रोइज्म कहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। हैरानी इस बात की थी कि रोमन क्राफ्ट्समैन ने बिना किसी मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स के इतने प्रिसाइज ग्लास बना कैसे लिया। क्या उन्हें नैनो पार्टिकल्स के बारे में पता था? इसका जवाब है नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि रोमन्स नैनो टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक लेवल पर समझते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इफेक्ट शायद सालों के एक्सपेरिमेंटेशन, क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रायल एंड एरर का नतीजा था। यानी हो सकता है कि उन्हें ये पता ना हो कि ये क्यों काम करता है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि कैसे बनाना है। और कभी कभी साइंस की हिस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ी है। पहले इंसान किसी चीज को बनाना सीखता है और फिर बाद में उसके पीछे का साइंस समझता है। एंटीकैथरा मैकेनिज्म, रोमन डोडेकाहेड्रन और लाइकर्गस कप, 3 अलग सिविलाइजेशंस, 3 अलग कहानियां, लेकिन एक बात इन तीनों को जोड़ती है कि हिस्ट्री हमेशा उतनी सिंपल नहीं होती जितनी स्कूल के बुक्स में दिखाई देती है। कभी किसी ऑब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी हमें सरप्राइज कर देती है, कभी उसका पर्पस, और कभी उसे बनाने का तरीका। हर नई डिस्कवरी हमें सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बताती, बल्कि वो ये भी याद दिलाती है कि शायद हम अभी तक अपनी हिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा समझ पाए। और अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्या आपको पता है कि हमने 1977 में स्पेस से एक ऐसा सिग्नल कैप्चर किया है जिसका सोर्स मे बी एलियन हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा हुआ है। साइंटिस्ट आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं कि यह सिग्नल आया कहां से था। इस बारे में अगर और जानना है तो स्क्रीन के लेफ्ट में आए इस वीडियो पे क्लिक करो
और अगर तुम्हें यह जानना है कि डीप सी में एक एलियन यूएफओ कहां से मिली, तो स्क्रीन के राइट में आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।